हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में कबीरदास जी द्वारा रचित साखी को लिया है, तो हमने पिछली वीडियो में इसके कुछ पदों की व्याख्या करा दी है। तो हम इस वीडियो में उसके आगे की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कै बिरहनी को मीच दे कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाछड़ा मोपे सहा न जाए। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी आत्मा के विरह का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि कै का अर्थ होता है अथवा, बिरहनी यानी बिरहड़ी को यानी को, मीच का अर्थ होता है मार दीजिए, मीच दे यानी मार दीजिए। कै आपा दिखलाई, आपा का अर्थ होता है अपना, दिखलाई यानी दर्शन दीजिए। कै बिरहनी को मीच दे कै आपा दिखलाई, आप अपना दर्शन दीजिए या इस बिरहड़ी आत्मा को मार दीजिए। बिरहनी यानी बिरहड़ी रूपी आत्मा बोल सकते हैं हम। वो बोल रहे हैं कि आप अपना दर्शन दीजिए, नहीं तो इस बिरहड़ी रूपी आत्मा को मार दीजिए। आठ पहर का दाछड़ा, देखिए दाछड़ा का अर्थ होता है जलना। आठ पहर का दाछड़ा मोपे सहा न जाए, मोपे यानी मुझे, सहा यानी सहन करना जो होता है, न जाए। वो बोल रहे हैं कि आप अपना दर्शन दीजिए या इस बिरहड़ी रूपी आत्मा को मार दीजिए। मुझसे ये आठों पहर, आठ पहर होता है, आठों पहर का जलना, दाछड़ा यानी जलना, सहा नहीं जाता है। चलिए एक बार दोनों लाइन का अर्थ एक साथ देख लेते हैं। कै बिरहनी को मीच दे कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाछड़ा मोपे सहा न जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि आप अपना दर्शन दीजिए, या बोल सकते हैं कि हे परम पिता ईश्वर, या तो इस बिरहड़ी रूपी आत्मा को मार दीजिए या स्वयं का दर्शन कराइए। ये जो आठ पहर है ना, वो उनका जलना मुझे सहन नहीं होता है। आगे देखिए, अगला देखते हैं, 12 नंबर है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। देखिए ये पद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से हमें समझना होगा। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर यानी जिस रेखा में, यानी जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है वहाँ पर काजल दिया न जाए, वहाँ पर काजल आप नहीं लगा सकते हैं। आप जिस रेखा में सिंदूर लगाते हैं वहाँ पर काजल नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार नैनो रमैया रमी रहा, यानी कि जो हमारी नैने हैं उनमें राम बसते हैं या राम का रमण है। दूजा कहाँ समाए, दूसरा कैसे समा सकता है। यहाँ पर सिंदूर की स्थान काजल नहीं ले सकता, उसी प्रकार हमारे नैनों में राम बसे हैं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता, दूसरा वहाँ पर कोई समा नहीं सकता। ऐसे यहाँ पर कबीरदास जी इस पद के द्वारा बता रहे हैं। चलिए दोनों लाइन का एक साथ देखते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा में काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार नेत्रों में रमण करने वाला या अर्थात बसने वाला राम एक है, दूसरा कोई नहीं समा सकता है उसमें। अगला देखते हैं, दूजा का अर्थ होता है दूसरा। अगला देखते हैं, अगला है शायर नाही सीप बीन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुन्नी सिसर गढ़ माही। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। शायर नहीं, शायर का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र नहीं। सीप, आपने देखा होगा समुद्र में सीप पाया जाता है, वही सीप है सीप बिन। स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र होता है, स्वाति बूंद भी नहीं। कबीर मोती निपजे, निपजे का अर्थ होता है उत्पन्न होना। सुन्नी सिसर गढ़ माही। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बिन सागर, सागर नहीं यानी बिन सागर और बिन सीप और बिना स्वाति नक्षत्र बूंद के कभी भी मोती नहीं उत्पन्न होता है। सुन्नी सिसर गढ़ माई, देखिए सुन्नी सिसर का अर्थ होता है ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मनंद की मोती उत्पन्न हो। देखिए यहाँ पर समझना होगा, इसका तो पूरा अर्थ है लेकिन हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं। सुन्नी सिसर का अर्थ होता है ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मनंद की उत्पन्न मोती हो रहे हैं। चलिए एक साथ दोनों लाइन का अर्थ देखते हैं कि दिया गया सार नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही,
कबीर मोती नीप जय सुन्नी सिसर गढ़ माही। यानी प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिन सागर के बिना सिप व बिन स्वाति नक्षत्र की बूंद के मोती उत्पन्न नहीं होती है। और जो दिया गया है सुन्न सिसर गढ़ माही, यानी ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मनंद की मोती उत्पन्न हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। पाड़ी हित हिम भया हिम हवै गए बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। इसमें देखिए पाड़ी का अर्थ होता है पानी, ही का ही, ते मीन्स होता है सी, हिम मीन्स होता है बर्फ। आपने सुना होगा हिम का अर्थ होता है बर्फ, भया यानी बनता है, पानी से ही बर्फ बनता है। हिम हवै गए बिलाई, हिम फिर क्या होता है गायब हो जाता है। इसका अर्थ देखिए पानी, पानी से जब हम पानी को जमा देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, और जब बर्फ़ पिघल जाता है तो फिर से वापस पानी बन जाता है, तो बर्फ़ क्या होता है बिलाई जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए, यानी कि पहले पानी से बर्फ़ बना, फिर बर्फ़ से पानी बन गया, यानी जैसा था वैसा हो गया। जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर कबीरदास जी पानी और बर्फ़ का उदाहरण लेकर समझाना चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही रूप है। जैसे पानी बर्फ़, जो बर्फ़ है वो पानी का ही रूप है, पानी से ही बर्फ़ बना है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही रूप है। जब परमात्मा से अलग होकर आत्मा वापस धरती पर आती है और फिर मोह माया को त्याग कर वापस परमात्मा के पास जाती है, यानी कि जैसा था वैसा हो जाता है। तो यही कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता, ऐसा कबीरदास जी इस पद में कह रहे हैं। चलिए अगला पद देखते हैं। पंखी उड़ाई गगन को प्यंड रहा परदेश, प्राणी पिया चंच बीन भूली गया यह देश। इसको भी पढ़ते हैं, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे समझने में काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन हम अच्छे से समझ जाएंगे तो व्याख्या करने में आसानी होगी। पंखी, पंखी का अर्थ होता है पंछी, उड़ाई यानी उड़ गई, गगन को यानी आकाश में, प्यंड, प्यंड का अर्थ होता है जिसमें बोल सकते हैं शरीर, जिसमें आत्मा नहीं हो। प्यंड रहा परदेश, परदेश का अर्थ मान लीजिए आप धरती बोल सकते हैं, जो शरीर कहाँ है वो यहीं पर रह गया है। पाड़ी पिया चंच बीन, यानी कि बिना चोच के पानी पिया, भूली गया यह देश, और इस देश को भूल गया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आत्मा का वर्णन किया गया है। पक्षी रूपी, पंखी का अर्थ होता है पक्षी रूपी आत्मा। जो पक्षी रूपी आत्मा है वो मृत्यु के बाद कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ जाती है, और जो प्यंड यानी और जो शरीर रहता है वो यहीं रह जाता है परदेश में, यानी कि धरती पर। पानी, पाड़ी का अर्थ होता है पानी, पिया चंच बीन, यानी कि जो रस होता है, जो वो रस का पान करता है वो इंद्रियों के बिना करता है, यानी पानी पिया चंच बीन, बिना चोच के पानी पीता है, और भूली गया यह देश, और इस देश को हमेशा के लिए भूल जाता है। क्यों? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें 15 पदों को देखा, यानी 5 इसमें हमने पदों को देखा, और उम्मीद करते हैं आपको पाँचों पद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद दोस्तों।